बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। बेस थ्योरम में हम लोग अब तक उसकी बेसिक डेरिवेशन और कुछ थोड़ा सा उसका यूज़ देख चुके हैं कि किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फॉर आवर प्रेडिक्शंस एंड स्पेसिफिकली फॉर क्लासिफिकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद ये है कि हम we really want to get a hands-on experience with the true capabilities of the Bayes theorem. So अब इस वीडियो में होगा ये कि हम एक के बाद एक बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे. You will find some repetition in this video because ये intended है. एक ही चीज़ को बार बार आपके सामने से मुख्तलिफ तरह से सॉल्व करके गुजारना इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको सही से समझ में आ सके कि बेस थ्योरम को अप्लाई किस तरह से किया जाता है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉन्ग वीडियो. ये मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ. ये तकरीबन 1 आवर लॉन्ग एक वीडियो होगी और उसकी वजह ये है कि एवरीथिंग दैट इज़ डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज़ वेरी टाइटली कपल्ड विद ईच अदर. तो इसको अलग करना रियली पॉसिबल नहीं था. हाँ, ये ज़रूर है कि इसके अंदर आपको होपफुली जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनकी रेपिटेशन और प्रैक्टिस ज़्यादा है. सो देयर वुड बी टाइम्स जब आप हो सकता है इसको आगे करना चाहें, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाना चाहें. बट जस्ट बेयर इन माइंड कि ये सब कुछ आपका समझना इससे पहले कि हम पहला एक्चुअल मशीन लर्निंग क्लासीफायर लिखें यूजिंग बेस थ्योरम, इस सब कुछ का समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यहाँ के बाद इसके बाद सेमेस्टर के बाकी हिस्से के अंदर विल बी डाइविंग इनटू अ लॉट ऑफ दिस थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि हम अब तक सीख चुके हैं और जो सीख रहे हैं. तो ये उस सब कुछ के लिए ज़रिए. सो होपफुली आप लोग हमारे साथ 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 चल रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही होंगी. एंड होपफुली आफ्टर स्टडिंग बेस थ्योरम विल बी इन अ पोजीशन कि जब हम वाकई जो हमारे मशीन लर्निंग के बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर हम उस अंदाज में डील कर सकेंगे जिसका बैकग्राउंड हमारे पास फिर मौजूद होगा इसके बाद. Alrighty, so let's begin with this first example. It's called the Monty Hall problem. It actually comes from an old television game show. I think uske first host jo the, his name was Monty Hall, or his name is Monty Hall. I don't know about him. I just know about the problem and it's a fun problem. ऊपर link मैंने आपको दिया हुआ है. Khan Academy के ऊपर भी इसकी बड़ी interesting video है जिसमें उन्होंने बड़े simply इसको explain किया है. You will find a lot about this problem on the internet. There have been many controversies about this as well. There are many interesting comments about the video. There are some extensions of this problem as well. But let's look at the basic problem and let's see what the problem is. ठीक है, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो मॉन्टी हॉल जो कि प्रोग्राम का होस्ट है वो अपने गेस्ट से ये कहता है कि आपके सामने 3 क्लोज डोर्स हैं और इनमें से एक दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ा प्राइज है और बाकी 2 दरवाजों के पीछे जो है वो कोई बेकार सी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है. सो फॉर एग्जांपल उसके पीछे गोट्स हैं. सो वी आर अज्यूमिंग कि आपको गोट्स की ज़रूरत नहीं है. पॉसिबिलिटी तक क्या है, शायद आपको जो भी आपका इस वक्त बिजनेस है उसमें गोट ज़्यादा गाड़ी से पसंद आ रही हो, लेकिन दैट्स बिसाइड द पॉइंट. सो देयर इज़ अ प्राइस बिहाइंड वन ऑफ द डोर्स एंड समथिंग व्हिच इज़ नॉट अ प्राइस फॉर यू बिहाइंड द रिमेनिंग 2 डोर्स. ऑलराइट, आपने करना क्या है, यू नीड टू चूज अ डोर एंड द डोर्स आर क्लोज्ड, सो यू डोंट नो कि किस दरवाजे के पीछे क्या है. और एग्जम्पशन ये है कि किसी भी दरवाजे के पीछे इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है. 2 के पीछे गोट, 1 के पीछे कार. आपने एक दरवाज़ा चूज कर लिया. अगला काम ये होगा कि होस्ट जो है वो एक दरवाज़ा खोलेगा. सो अब यहाँ पे रूल क्या है, वो आपका दरवाज़ा नहीं खोलेगा कभी भी, और जो दरवाज़ा वो खोलेगा उस दरवाजे के पीछे कभी भी गाड़ी नहीं होगी. सो जिस वो दरवाजे को खोलेगा उस दरवाजे के पीछे यकीनन गोट होगी. So you chose this door. Let me try to actually write here. So you chose this door और उसने इस दरवाजे को खोला जिसके पीछे डेफिनेटली गोट थी. अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमारे दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझना शुरू हो जानी चाहिए कि किस तरफ ये प्रॉब्लम इवेंचुअली जा रही है. ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे वो आपको एक ऑप्शन देता है कि वुड यू लाइक टू स्वैप योर चॉइस. सो अब ये ऑप्शन जरा सही से समझ लें. आपने चूज किया हुआ है, लेट्स से दिस इज माय डोर नंबर 1, दिस इज माय डोर नंबर 2 एंड दिस इज माय डोर नंबर 3. आपने 3 चूज किया हुआ है. उसने लेट्स से 1 को खोल दिया और अगर 2 के पीछे गोट होती तो वो 2 को खोल देता. और उसके बाद अब वो आपसे कह रहा है कि जो दूसरा बंद दरवाजा है यानी 2, यू कैन चेंज योर चॉइस ओवर टू 2. वुड यू स्वैप और नॉट? दैट्स द होल क्वेश्चन. अब इस पॉइंट पे मैं ये चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस बात पर सोचें कि आप स्वैप करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर स्वैप करेंगे तो स्वैप करने का कोई फायदा भी लग रहा है या नहीं लग रहा, या इट्स ऑल द सेम.
उससे कोई बेहतर आपके चांसेस होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी को बेहतर हो जाएगी गाड़ी जीतने की, या उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी? सो थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो. So I hope that you have already thought about the problem. Now let's try to solve it. हमें मालूम है कि दो दरवाजों के पीछे गोट है. तो इनिशियली अगर आप कोई भी दरवाजा चूज करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गोट इज 2/3 which is 66%. And the probability of choosing a car is 1/3, 33%. Right? अगर आप जिस वक्त आपको ऑफर किया गया है स्विच करना, अगर आप उस वक्त स्विच नहीं करते तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 33% है, जो कि शुरू से थी. यानी गाड़ी जो है आपकी एक दरवाजे के पीछे थी, इट्स 1/3, तो 33% विनिंग के चांसेस थे. और अगर आप स्विच नहीं करते तो आपके वही चांसेस अभी भी रहेंगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 66% है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ यू स्विच. सो इस पॉइंट पर जरा आप गौर करें. फर्ज करें कि आपने ये वाला दरवाजा चूज किया. सो आई हैव माय डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 एंड माय डोर नंबर 3. आपने डोर नंबर 3 चूज किया हुआ है. मॉन्टी ने आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया, यकीनन उसके पीछे गोट थी. सो नाउ देयर आर जस्ट टू पॉसिबिलिटीज दैट यू चोज अ डोर विद अ goat, and there is, so this is my way of drawing a goat, I'm sorry. I'm just trying to replicate the other goat that I see here. और इस दूसरे के पीछे जो है वो हम assume करते हैं कि कार है. So this is half spaceship, half car. So अगर आपने गोट वाली चीज चूज की है तो यकीनन दूसरे दरवाजे के पीछे कार है, और अगर आपने कार वाली डोर को चूज किया है तो फिर यकीनन दूसरे दरवाजे के पीछे गोट है. So now you chose a car with 33% chance. If you switch, you will definitely win, right? And you will definitely lose, sorry. And you chose a goat with 66% chance. And if you switch, then you will definitely win. Meaning कि इस वक्त ये गोट के साथ आपको एंड अप होने के चांसेस जो हैं वो 66% हैं, और कार के साथ एंड अप होने के चांसेस 33% है. अगर यहां गोट है तो यहां कार है, और अगर यहां कार है तो आई हैव टू ड्रॉ इट वंस मोर, तो यहां डेफिनेटली गोट है. मीनिंग कि देयर इज अ 33% चांस कि आपकी स्विचिंग आपको गोट की तरफ ले जाएगी, एंड देयर इज अ 66% चांस कि आपकी स्विचिंग आपको कार की तरफ ले जाएगी. Therefore, you should always switch. So if you initially chose a goat, 66% chance, and now switch, you will surely win, as there is a car behind the remaining door. If you initially chose a car with a 33% chance and now switch, you will surely lose, as there is a goat behind the remaining door. So you should always switch. That's what we learned from it. I hope कि आपको ये explanation समझ आ गई होगी. It's a simple explanation, and you should be able to जो है वो grasp it. अगर नहीं समझ में आई तो एक दफ़ा दोबारा इसको करने की कोशिश करें. एक चीज़ जो इसमें सबसे यूजफुल है ना, जो बिकॉज जब ये इनिशियली प्रॉब्लम रिलीज हुआ, दुनिया के सामने आया, तो इस पर बहुत से एतराज़ात किए गए, और इसके ऊपर पेपर्स भी लिखे गए, इस पर डिस्कशंस भी हुई, लेटर्स भी लिखे गए. बहुत पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज़ को काउंटर इंटुइटिव समझा. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत लग रही है बात, ये ठीक नहीं लग रही कि इस तरह से ये प्रॉबिलिटीज़ हों, क्या फ़र्क पड़ता है इसको स्विच करने या ना करने से. तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना अपने आप को कायल करने का, वो ये है कि प्रोग्राम इट. सो राइट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स दिस गेम, एंड देन प्रोड्यूस डिफरेंट, लाइक वन आफ्टर द अदर, उस प्रोग्राम के विनिंग और लूजिंग निकालते चले जाएं. देखें कि कितनी दफ़ा स्विच करने से आप विन करते हैं, कितनी दफ़ा बगैर स्विच किए आप विन करते हैं, और वहां से आप सिंपल काउंट करके प्रोबेबिलिटीज निकाल लें कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्विचिंग के साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विदाउट स्विचिंग क्या है. सो इट्स सिंपली बेस्ड ऑन काउंट्स. यू कैन इजीली सिमुलेट इट, यू कैन इजीली क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम टू डू दिस, जिससे आप भी कायल हो जाएंगे और आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा. इसी को देखने का, मैं बहुत तफसील में मजीद दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी को देखने का एक और अंदाज ये भी है, ये मैंने विकीपीडिया से आई गेस लिया था, और वहाँ से आपको इसका फर्दर सोर्स भी मिल जाएगा. कि लेट्स अज्यूम कि आपने डोर नंबर 1 चूज़ किया हुआ है, तो आपने डोर नंबर 1 चूज़ किया हुआ है. सो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? देयर इज़ अ गोट बिहाइंड 1, देयर इज़ अ गोट बिहाइंड 2, एंड देयर इज़ अ कार बिहाइंड 3. There is a goat behind 1, car behind 2, and goat behind 3. There is a car behind 1, there is a goat behind 2, and there is a goat behind 3. अब इस केस में अगर आप अपनी ऑप्शन पे स्टे करते हैं
फर्स्ट वाली चॉइस में तो यू विन अ गोट, सेकंड वाले में यू विन अ गोट, 3 में यू विन अ कार। तो 1/3 पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री। अगर आप स्विच कर जाते हैं तो फर्स्ट वाले केस में यू विन अ कार, सेकंड वाले केस में यू विन अ कार, थर्ड वाले केस में यू विन अ गोट। सो हमने सिनारियोज देख लिए हैं तीनों आप, और वो सिनारियोज हैं नीचे आपको नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको ये चीज नजर आ रही है कि द प्लेयर हु स्टेज विद द इनिशियल चॉइस विंस इन ओनली वन आउट ऑफ दीज 3 equally likely possibilities, while a player who switches हमेशा they win in 2 out of the 3 possibilities। ठीक है जी, आई होप कि अब ये आपके जहन में क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी एक वेरिएशन भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम ये कर रहे होते हैं तो अक्सर जहन में ये आता है कि अच्छा वी आर चूजिंग 1 आउट ऑफ 2 डोर्स, सो व्हाई इजंट इट कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री जो है वो 50% है। यकीनन एक के पीछे गोट है और एक के पीछे कार है, और उसकी वजह ये है, पहले हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से करके देखते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू कंपेयर द टू। सो व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ स्विचिंग आपको अलाउ ये किया जाए कि आप रैंडमली दोबारा दरवाजा चूज करें। अगर आपको ये वाली ऑप्शन दी जाए कि आप दोबारा दरवाजा चूज करें, तो अब इन दिस न्यू यूनिवर्स यू हैव 2 डोर्स, एक के पीछे गोट है और एक के पीछे कार है, और अब आपने समझे कि रैंडमली शफल किया दोनों दरवाजों को और उनमें से एक दरवाजे को चूज कर लिया। नाउ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गोट इज 50%, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार is again the same 50%, so 0.5 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। सो अब आपके विनिंग के, यानी अगर इफ यू रीचूज, if you randomly choose again, then absolutely तब 50% है। लेकिन if you stick with the original world of probabilities जिससे आपने पहली दफा चॉइस की थी, तो तब वही वाला सोल्यूशन होगा जो अभी हम देख कर आए हैं। इस बात को समझने के लिए ना मुझे एक बड़ा आसान तरीका ये भी लगता है कि अपने आप को कन्विंस करने के लिए, अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि हमारे सामने दरवाजे थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, तो अब आप ये समझ लें कि आपके पास जो है वो दरवाजे नहीं है बल्कि बॉक्सेस हैं, और उन आपके पास 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिनमें से एक में एक डायमंड है और बाकी 2 के अंदर जो है वो कोल हैं। और इस बहस में जाए बगैर कि कोल और डायमंड के अंदर क्या फ़र्क होता है और कब कोल डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। 2 में कोयला है और एक में हीरा है। सो इनिशियली यू पिक अ बॉक्स एंड यू पुट इट इन योर पॉकेट। सो अभी आपके कब्जे में आ गया, अभी आपकी जेब में रखा हुआ है, इसमें या हीरा है या कोयला है, और हम एज्यूम करते हैं कि वजन उन्होंने किसी तरह बैलेंस कर लिया, आपको वजन से नहीं पता लग रहा कि इसमें कोयला है या हीरा है। और होस्ट जो है वो रिमेनिंग बॉक्सेस में से एक बॉक्स को खोल देता है, यकीनन वो ऐसे बॉक्स को खोलेगा जिसके पीछे कोयला होगा, हीरे वाले बॉक्स को नहीं खोलेगा अगर वहां होगा भी तो। सो नाउ एट दिस पॉइंट अगर वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप स्विच करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि आप अपनी जेब से बॉक्स निकालेंगे और दूसरा जो बंद डब्बा रखा हुआ है वो उठाकर अपनी जेब में रख लेंगे, ठीक है। दैट्स दिस ऑप्शन। और ये वो वाला केस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में उन 3 बॉक्सेस के अंदर there was a diamond in one and there was a coal here and there was a coal here। तो या तो आपने 1 को उठाकर जेब में रखा है, या 2 को रखा है, या 3 को रखा है। इस पॉइंट पर हीरा जेब में रखने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, इस पॉइंट पर कोयला जेब में रखने की प्रोबेबिलिटी 2/3 थी। अब जब आपने कोई एक चीज जेब में रख ली है तो उसके बाद उसने बाकी एक बॉक्स को खोल दिया है और उसने उस बॉक्स को खोला है जिसके अंदर डेफिनेटली कोयला है। तो नाउ या तो आपकी जेब में हीरा है और बाहर कोयला पड़ा हुआ है, और इस चीज के चांसेस कितने हैं? 33%। और या आपकी जेब में कोयला है और बाहर हीरा पड़ा हुआ है, और इस चीज की चांसेस कितने हैं ओरिजिनल वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज में? 66%। सो दैट मीन्स कि अगर आप स्विच कर जाते हैं तो देयर इज अ 66% चांस कि आप हीरा जीत लेंगे, ठीक है। ये है स्विचिंग का केस। रीचॉइस का मतलब यह है कि आपसे कहा जाता है कि अपनी जेब का बॉक्स निकालें और उसको और दूसरे बंद डब्बे को एक बैग में डालें और इसको शफल करें, इसको हिलाएं अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद उसमें से पिक आउट कर लें एक को। तो इस केस में ऑब्वियसली नाउ यू हैव 2 बॉक्सेस and there is a diamond in one of them and there is a coal in the other one of them, right? तो इस केस में obviously there is an equal probability of winning or losing, right? तो आपके ओरिजिनल जो आपका ओल्ड यूनिवर्स था, सॉरी इस वाले केस में, यानी कि अब अगर हम इसको एक अंदाज से आखिरी और इस तरह भी देख आप समझ सकते हैं कि इस वाले केस में आपके पास जो यूनिवर्स था ओरिजिनली उसमें 3 चॉइसेस थी, और इसमें ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही 2 चॉइसेस हैं। आपका यूनिवर्स ही बदल गया, आपको नए सिरे से एक नई प्रॉब्लम दी जा रही है। तो ये जो सेकंड वाला वेरिएशन है ना, ये वाला वेरिएशन,
इसमें समझें कि गेम ही दोबारा शुरू हो गई है। वो ताल्लुक के कोई नहीं रहा, आपने एक बॉक्स चूज किया, आपने या एक दरवाजा चूज किया, उसके बाद उसने एक दरवाजा खोल दिया, वो बकरी वाला था, वो साइड पे हो गया। अब 2 दरवाजे रह गए, एक में गाड़ी है, एक में बकरी है, तो लिहाजा अब आप रीचूज कर रहे हैं, तो आपके ऑब्वियसली 50% चांस है विक्ट्री का। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, द फन प्रॉब्लम, उसके अंदर 3 चॉइसेस हैं, और उन 3 चॉइसेस में से आप चूज कर लेते हैं, वो चीज आपके पास आ जाती है, और अब आपको ऑप्शन दी जाती है चूजिंग अगेन की। ठीक हो गया जी? आई होप कि हम इसकी काफी तफसील में चले गए, और इसको अब हम यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मजीद अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। देयर आर वेरिएशंस जो इसकी एक्सटेंशंस भी हैं, इसको एंड डोर्स तक लेकर जाती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आई थिंक देयर इज़ अ पेपर, एक्चुअल पब्लिश्ड पेपर, जो कि ये शो करता है कि पिजन्स को जब ये चॉइस दी जाती है तो और इस तरह की गेम उनके साथ खेली जाती है, तो वो भी थोड़ी देर में सीख जाते हैं कि उन्होंने भी हमेशा स्विच करना है। आई एक्चुअली हैव अ लिंक टू दैट पेपर समवेयर, बट यू कैन सर्च फॉर इट योरसेल्फ एज वेल। आई थिंक विकिपीडिया पे शायद उसका लिंक भी मौजूद है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑल राइट जी, सो अब हमारा आई होप कि वार्म अप हो चुका है थोड़ा सा, अब हमारे दिमाग चलना शुरू हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे जो बहुत रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स होंगी, और हम डायरेक्टली उसमें बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट? और इस स्लाइड के अंदर बेसिकली मैं आपको दिखा ये रहा हूँ कि हमने बेस की कौन कौन सी फॉर्म्स को यूज़ करना है। सो एक हम इस सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म को यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन डेटा इज इक्वल टू द काउंट ऑफ द जॉइंट एरिया, ये वाला जो आपके पास, सो दिस इज योर हाइपोथेसिस एंड दिस इज योर डेटा, और ये वो है जो आपका इंटरसेक्शन है दोनों चीज़ों का। तो इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय, सो जब गिवन डेटा कह दिया जाता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो येलो सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, आप इस येलो सर्कल के अंदर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन D, सो गिवन D मीन्स कि अब आप D के अंदर है, राइट? D से बाहर नहीं हो सकते। अब इसमें से आपको कहा यह जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो H within D is just the area of H intersection D, right? So the cardinality of that divided by the cardinality of D itself. ठीक है, तो ये वो काउंट वाला तरीका था, आपको याद होगा कि इसको हमने, इस 1 को हमने डिवाइड किया था इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को u के ऊपर, सो बोथ साइड पे हमने इसको u के साथ डिवाइड कर दिया, तो इसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया था, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन D ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ D बन गई थी। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये शायद हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे होंगे। ये जो थर्ड फॉर्म है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको अक्सर प्रॉब्लम्स को इस थर्ड फॉर्म से भी सॉल्व करके साथ साथ दिखाता रहूंगा, ताकि अगर आपके जहन में ये सवाल किसी पॉइंट पर आए कि हम बेस यूज कहाँ कर रहे हैं इसमें, या बेस थ्योरम से डायरेक्टली सॉल्व कैसे हो रहा है, तो वो भी आपके जहन उस पर भी क्लियर होते जाएं कि हम डायरेक्टली बेस यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट केसेस यू विल फील कि वन विल गिव यू अ मोर सिंपलर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और वन के लिए हम एक चीज कर रहे होंगे कि हम आसान बनाने के लिए हमेशा कोई पॉपुलेशन साइज एज्यूम कर रहे होंगे, और इसकी बात अभी मजीद करते हैं, जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इसकी बात मजीद करते हैं। लेट मी रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दीज स्लाइड्स एंड देन लेट्स मूव ऑन। All right जी, so let's begin with our first example for this video. मैं example 2 इसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक example मैथमेटिक्स PhD स्टूडेंट और MBA वाली मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इस स्लाइड के ऊपर भी आपको सोर्स नज़र आ रहा है कि example आई भी कहाँ से है। So let's look at the example. It's a very real life sort of an example. So 1% of women at the age of 40 who participate in routine screening have breast cancer. 80% of women with breast cancer will get positive mammogram. So let's assume कि mammogram वो टेस्ट है जिससे हम breast cancer को पकड़ रहे हैं, तो उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है for 80% of women जिनको breast cancer है, और 9.6% of women who do not have breast cancer will also get positive mammograms. ठीक है, तो ये वो हैं जो ठीक थी, इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इनके केस में भी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। सो टेस्ट जो है वो आपका ऐसा आपको फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पर दे रहा है। So, अब real question. A woman in this age group had a positive mammography. So, test का result positive आ गया in a routine screening. What's the probability that she actually has breast cancer? What's the probability that she actually has breast cancer? So, that's the question. It's a very real question. कोई भी टेस्ट किसी बीमारी का करवा रहे हैं और उस बीमारी के टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, हमारे जहनों में शायद यूं हम ट्यून हुए हुए होते हैं कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो यकीनन बीमार है।
हाउएवर अगर आप उस टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, और ये दोनों टर्म्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली सेंसिटिव और कंप्लीटली स्पेसिफिक हो। यकीनन उसके अंदर चांसेस होते हैं फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स के, राइट। तो लिहाजा अब इस प्रॉब्लम को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि पहले इस वीडियो को पॉज करें, अपने तौर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड ओनली देन अनपॉज इट एंड मूव ऑन। और ये जो मैं बार बार आपको रिकमेंडेशन देता हूँ ना, ये मेरे नज़दीक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू जस्ट पैसिवली लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग एंड प्रॉब्ली यू वोंट बी soaking up a lot of information from it. So लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है, really pause it, try it 5 minutes and then come back. Alright जी, so I hope कि आप इस प्रॉब्लम पे सोचना शुरू हो गए हैं। हम एज्यूम करते हैं, इस पहली दफ़ा इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्स है, ये वो सारी ख़वातीन हैं जिनकी रूटीन स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अंदर ए जो है ये वो क्लास है जो जिनको कैंसर है। सो ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें कैंसर है। दी वेमेन हु गेट अ पॉजिटिव मेमोग्राफी, इनको हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यू कैन सी के ए जो है वो काफ़ी हद तक ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, और थोड़ा सा सिर्फ उससे बाहर निकला हुआ है, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन है जो कि हमारा मेमोग्राफ का टेस्ट जो है, जिनको ऑलरेडी अगर वो उनको कैंसर है तो वो कैच कर लेता है। अगर इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट आवर यूनिवर्स टू बी बिकॉज वी नो कि मेमोग्राफ का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो वी नो कि ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज एक्चुअली हैव कैंसर। और इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ऑलराइट, सो हम पहला तरीका जिसको कर रहे हैं, और ये समझने की जब भी कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए तो एक बड़ा आसान तरीका ये होता है कि यू एज्यूम अ पॉपुलेशन। और यहाँ पर आपकी मर्जी है, आपके सामने पहले परसेंटेजेस या फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं, तो आप ऐसा नंबर एज्यूम कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉपुलेशन साइज 100 एज्यूम करें या 10 एज्यूम करें या 1000 एज्यूम करें या मिलियन एज्यूम करें, सबसे एक ही रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ choosing the right kind of population makes your calculations a little bit easier, कि आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। So assume we have a population of 1000 women. We know कि 1% of them have cancer. हमने कहा था कि 1% of all women who take part in this routine screening have breast cancer. ठीक है जी, तो ये 1000 में से ये 10 होंगी जिनको कैंसर होगा, randomly 10 chosen को 20 में से कैंसर होगा, राइट। ये बाय द वे हमारा प्रायर है गोइंग इनटू द प्रॉब्लम। अभी टेस्ट के रिजल्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर वैसे ही हमारे सामने 1000 खवातीन आती हैं इस एज ग्रुप की, तो हम उनके बारे में कह सकते थे कि यस, इनके अंदर 10 ऐसी होंगी जिनको कैंसर होगा। दिस इज आवर प्रायर बिलीफ। ऑफ दीज 80% विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 8 women, 80% ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, हमने कहा था कि 80% जो हैं जिनको कैंसर होता है वो हमारा टेस्ट उसके केस में पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देता है। ठीक है, तो 8 का जो है वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ गया इनमें से। अब 990 यानी 1000 माइनस 10, 990 ऐसी हैं जिनको नहीं है कैंसर, दे डू नॉट हैव कैंसर। लेकिन हमने कहा था कि 9.6% हेल्दी वेमेन जो हैं उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 95 वेमेन। सो 9.6% ऑफ 990, 95 वेमेन। तो अब हमें पता है कि टेस्ट रिजल्ट जो पॉजिटिव आया है वो 95 प्लस 8 वेमेन का है। 95 प्लस 8 का जो है वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है, सो ये बन जाती हैं 103 वेमेन, राइट। इनमें से सिर्फ 8 को कैंसर है, इनमें से कैंसर सिर्फ 8 को है। सो अब हम अपना सवाल दोबारा दोहराते हैं। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि एक खातून का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। सो गिवन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट दैट वुमन हैज कैंसर? सो वी आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर given a positive test result, right? हम इस चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और वो कैसे सॉल्व होगी? लेट्स यूज द फर्स्ट फॉर्म जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन पॉजिटिव इज इक्वल टू द जॉइंट नंबर, काउंट से हम इसको कर रहे हैं, द काउंट ऑफ women who have cancer and who also test positive, यानी ये हमारी ये 8 खवातीन जिनको कैंसर भी है उनका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है, डिवाइडेड बाय द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट हु हैव पॉजिटिव रिजल्ट, यानी जो आपका सारी की सारी खवातीन है रिगार्डलेस ऑफ कि उनको कैंसर है या उनको कैंसर नहीं है। तो अगर आपको याद हो, हम पहले एक वीडियो के अंदर जो एविडेंस को देख कर आए हैं, ये बेसिकली ये वही वाली चीज़ है। यहाँ प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में नहीं है, यहाँ काउंट्स की फॉर्म में लिखी हुई है। सो द टोटल काउंट ऑफ women who get a positive test result हमारे केस में 103 है, और ऊपर आपने न्यूमरेटर के अंदर रखा है द women who actually have cancer and we get
कि ये खाली 0.076, दिस शुड नॉट बी अ परसेंटेज बाय द वे, ये परसेंटेज निकाल दीजिएगा, दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज 0.076, दिस इज जस्ट योर प्रोबेबिलिटी, राइट? सो विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 76%. So 76% चांस है इस चीज का, oh sorry, this is 7.6%, my bad. So let me just rub it. I apologize, it's the middle of the night और दिमाग इस वक्त इसी तरह काम कर रहा होता है. So this is 7.6% of probability कि कैंसर होगा अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए. अब एक सेकंड के लिए इसको जरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें. ये हुआ क्या हमारे साथ? हमने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है जो बीमार खवातीन में से 80% को पॉजिटिव रिजल्ट दे के कैच कर लेता है. लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है उसको कैंसर होने के चांसेस कितने? 7.6%. What happened here? did we miss out some calculation somewhere? And your answer lies in this big number. दो चीजें आपके आंसर को इस चीज को इंडिकेट करवा रही हैं कि क्यों ये प्रोबेबिलिटी इतनी लो आई है, क्यों इतनी लो प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जो है वो कैंसर होने के चांसेस हो. तो वो दो चीजें क्या हैं? एक, आप ये देख रहे हैं कि प्रायर आपको ये बता रहा है कि बहुत कम खवातीन को कैंसर होता है और बहुत ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जिनको नहीं होता. तो नंबर्स बहुत फेवर कर रहे हैं उनको जिनको कैंसर नहीं है. यानी कि गोइंग इन विदाउट अ टेस्ट वी नो कि सिर्फ 10 को कैंसर होगा 1000 में से. एंड सेकेंडली, आवर टेस्ट इज नॉट परफेक्ट. वी नो कि हमारे टेस्ट के अंदर देयर इज अ हाई इनफ चांस कि किसी हेल्दी खातून का भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए. नाउ 9.6% ऑफ अ बिग नंबर कम्स आउट टू बी अ बिग नंबर, सो दैट्स 95 women. So that is why it's the combined effect of these two things, one your prior and secondly जो आपके false positives हैं, इसकी वजह से we see कि it's actually the chances, यानी there is a higher chance, way higher chance that that woman is healthy compared to the chance that she is unwell cancer. Alright, अब हम एक काम करते हैं, हम इसी प्रॉब्लम को एक और तरह से सॉल्व करते हैं. Now this time let's explicitly use the maximum a posteriori hypothesis और उसको यूज करते हुए डायरेक्टली हम बेस की उस फॉर्म में यूज करते हैं. ओके, सो ये नंबर्स आप अपने तौर पे वेरीफाई करें. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, बिकॉज 1% को खाली कैंसर है, so 0.01. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर इज 0.99. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर, ये मैंने अब उल्टा करके लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर, यानी अगर कैंसर है तो कितनों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? वी नो कि 80% का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मीनिंग 0.8. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव गिवन कैंसर, ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है 20% है कि आपका जो है वो कैंसर है और टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए, ऑब्वियसली 20% चांस है, तो 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नॉट कैंसर, और ये चीज हमें दी हुई थी कि 9.6% विमेन, यानी 0.096 प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर नहीं था और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव गिवन नॉट कैंसर, यानी योर ट्रू नेगेटिव इज 0.9. सो अगर आप देखें तो यहाँ अभी भी ये चीज नजर आ रही है कि द true negative probability of true negatives and the probability of true positives is very high, but at the same time this probability of false positives is high enough when combined with this probability कि जो आपको बता रही है कि कैंसर ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जब कैंसर ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उस ना होने के केस में भी देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी वजह से अभी जो हम देख कर आए हैं और दोबारा नए तरीके से भी देखते हैं कि किस तरह से टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी देयर इज़ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट वुमन हैज़ कैंसर. ऑलराइट, सो लेट्स कैलकुलेट. अब हम मैप यूज कर रहे हैं तो लिहाजा हम सारी पॉसिबल हाइपोथेसिस स्पेस के ऊपर जाएंगे और सबके लिए रिजल्ट्स निकालेंगे जैसे आप पहले देख चुके हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन पॉजिटिव, हमें मालूम है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन पॉजिटिव इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर. आपको मालूम है कि इसके
डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव भी आता है, लेकिन आप इससे पहले देख कर आ चुके हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने तो मैक्स ही लेना है खाली यहाँ पर. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, ये सारे नंबर्स हमने ऑलरेडी ऊपर निकाले हुए हैं. वी जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट 0.008. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर, द सेकेंड हाइपोथेसिस, हमारी जो हाइपोथेसिस स्पेस में दो ही चीजें, कैंसर एंड नॉट कैंसर. नॉट कैंसर गिवन पॉजिटिव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नॉट कैंसर एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.095. ऑल राइट, सो नाउ व्हिच वन विंस? किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? द सेकेंड वन. सो द एच मैप इज नॉट कैंसर, and you can see that it's comparatively very high likelihood कि उनको कैंसर नहीं है. हम इस प्रोबेबिलिटी को अभी तक तो हमने खाली मैप के लिए निकाली है, इसको हम पूरी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ द बेस थ्योरम. और उसमें सिर्फ करना ये होगा कि डिनोमिनेटर के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डालनी होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैसे निकलेगी? पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. हाउ वुड यू गेट द पी पॉजिटिव? सो आई होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे अब तक वीडियो पॉज करके. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकालने का मतलब ये है कि वो सारे पॉजिटिव्स जो कैंसर के केस में और वो सारे पॉजिटिव्स जो नॉट कैंसर के केस में, और ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं. यहाँ पर हमने अभी ये चीज कैलकुलेट की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन पॉजिटिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर गिवन पॉजिटिव. सो हमने दोनों की दोनों थ्योरी से, अगर आपको याद हो तो ये जो इसकी आगे एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखी हुई हैं, यही हमने एविडेंस या प्रेडिक्टिव प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए की थी. इट्स द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. सो इट्स द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नॉट कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर. सो यू सम दीज अप एंड यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन एनी हाइपोथेसिस. सो ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ भी है उसी अंदाज से. And you just add it up and you get the same number that you got in the previous slide. Yay! So it's 0.076. The big moment of truth. तो फिर इस टेस्ट ने किया क्या? इसका फायदा क्या था? और बाय द वे ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये एक टेस्ट खराब था. सारे टेस्ट इसी तरह काम करते हैं और टेस्टिंग इसी अंदाज से प्रोसीड करती है. और अभी हम थोड़ी सी मजीद इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है. सो अगर आप यहाँ गौर करें तो हुआ सिर्फ ये है, अगर आप इस चीज को देखें, दिस वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन हैविंग कैंसर बिफोर द टेस्ट वॉज कंडक्टेड. सो दिस वॉज योर P of H. Once you conducted the test, बेस थ्योरम ने आपके बिलीफ को अपडेट किया टू अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन डेटा. और वो बिलीफ अपडेट होने के बाद यू रीच फ्रॉम दिस 0.01% टू 0.076% यूजिंग डेटा. सो आपका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, दिस शुड बी टेस्ट. सो आपके जो है वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट ने, जो कि आपका डेटा था, आपकी बिलीफ को अपडेट किया एंड नाउ यू आर मोर सस्पिशियस कि इनको कैंसर है. तो फायदा सिर्फ इस टेस्ट का ये हुआ कि पहला टेस्ट जो कि आमतौर पर सस्ता होता है, उसने सिर्फ सस्पिशन बढ़ा दी कि भाई लग रहा है कोई मसला है यहाँ पर. इनको एक छोटे ग्रुप में अब ले आए हैं जिसमें ज्यादा सस्पिशन है कि शायद ये बीमार है. और उसके बाद हम इस बढ़ी हुई सस्पिशन के साथ अब मजीद आगे बढ़ के फर्दर टेस्टिंग करेंगे, और वो फर्दर टेस्ट जो है वो इससे भी ज्यादा बेहतर होगा. एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर अंटिल वी रीच अ पॉइंट वेयर वी कैन कंक्लूसिवली से दैट दिस वुमन हैज कैंसर. ओके, दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स लुक एट अनदर वन. बाय द वे ये वाली वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी है, अपोलोजाइज फॉर दैट. मैं चाह ये रहा था कि सारी एग्जांपल्स एटलीस्ट एक वीडियो में आ जाएं, क्योंकि ये एग्जांपल्स एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं. लिहाजा यू कैन, इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट देन यू कैन स्किप सम ऑफ देम, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्किप देम. जब रिवाइज कर रहे हो तो बेशक फिर एक दफा रिवाइज करके एक आध को बाकी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रेपिटेशन है इसमें. लेकिन एट द सेम टाइम examples सब एक वीडियो में होना, it probably makes it easy for you to go back and to refer to them. And I did all examples in this video, unlike what we did in the class जहाँ हमने एक दो करके आगे बढ़ गए थे. यहाँ मैंने सारी कर दी हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाए. और सब में कोशिश ये करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद एक दफ़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरे सोल्यूशन के ऊपर जाएं. ठीक है, अच्छा जनाब. सो इन द सेकेंड क्वेश्चन, और इसका ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ से आया है. सपोज यू आर अ नर्स and
नर्स जरूरी नहीं है कि फीमेल हो, you could be a man nurse. So you're a nurse screening a set of students for a sickness called diseasitis. How creative, but that's the name. You know from past population studies that around 20% of the students will have diseasitis at this time of the year. So you're testing for diseasitis using a color changing tongue depressor. ज़बान के ऊपर कुछ रखते हैं और निकालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, which usually turns black if the student has diseasitis. Among the students with diseasitis, 90% turn the tongue depressor black. So 90% का positive result आता है. However, the tongue depressor is not perfect and also turns black 30% of the time for healthy students. So अब real moment of truth, one of the students comes into your office, takes the test and turns the tongue depressor black. Test result positive आ गया. What's the probability that they have diseasitis? वीडियो पॉज करें, अपने तौर पर सॉल्व करें और उसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर हम मूव करते हैं. लाइक बिफोर हम बिल्कुल वहीं से उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरह से हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काउंट्स वाले तरीके से, कार्डिनैलिटी वाले तरीके से, सिंपल वाले तरीके से. हम एक पॉपुलेशन एज्यूम कर लेते हैं. इस केस में लेट्स एज्यूम अ पॉपुलेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ whom 20 have diseasitis and 80 do not. So ये हमारा प्रायर था कि 20% को diseasitis है और 80% को नहीं है, तो हमने अपने प्रायर के हिसाब से 100 को डिवाइड कर दिया एंड वी सी कि हमारे पास ये 26 स्टूडेंट्स हैं और 80 जो हैं वो हेल्दी स्टूडेंट्स हैं. नाउ वी नो इन बोथ केसेस कि हमारा टंग डिप्रेसर टेस्ट कितने परसेंट ऑफ हेल्दी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव देता है और कितने परसेंट ऑफ बीमार स्टूडेंट्स को पॉजिटिव देता है. सो 90% ऑफ सिक स्टूडेंट्स टर्न देयर टंग डिप्रेसर ब्लैक, 30% ऑफ हेल्दी स्टूडेंट्स टर्न देयर टंग डिप्रेसर ब्लैक. तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि this corresponds to the 18 students, the 90% of 20, and this corresponds to 24 students, which is the 30% of your remaining 80 students, right? और आपको अब ये वो सारे के सारे, ये जितना हाईलाइटेड है, ये वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टंग डिप्रेसर ब्लैक हो गया है, राइट? और बाकी वो हैं जिनके केस में नहीं हुआ है. इनमें से जो एक्चुअली सिक हैं वो सिर्फ ये 18 है, ठीक है? सो नाउ द क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी. अगर एक स्टूडेंट ने टंग डिप्रेसर को ब्लैक कर दिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे डिजीजाइटिस है? वी नो कि 18 को डिजीजाइटिस है और टोटल जो ये टंग डिप्रेसर ब्लैक किया है वो 18 प्लस 24 ने किया. तो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आवर आंसर. जस्ट लुक एट इट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम. इससे थोड़ी और सी हमें चीज क्लियर हो जाएगी. बाय द वे ये डायग्राम, सो आई डिड नॉट क्रिएट इट, इट्स फ्रॉम द वेबसाइट अबव. इसमें एक मसला है. कैन यू पॉज एंड कैन यू फाइंड आउट वो मसला क्या है? हम क्या है बाय द वे ये रहे हैं कि हमारे जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने टंग डिप्रेसर ब्लैक किया है वो सारे हमने एक थैले में डाले हैं और उसके बाद उसमें से एक को निकाल रहे हैं. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि उसको डिजीजाइटिस है? तो विल बी जस्ट सेइंग द सेम व्हाट वी सेड इन ऑन द प्रीवियस स्लाइड. लेकिन इस थैले में क्या मसला है? इस थैले में ये रेड वाले यानी बीमार स्टूडेंट्स और ये ब्लू वाले यानी कि सही यानी आपके फॉल्स पॉजिटिव्स, ये सब नाइसली अलग अलग पड़े हुए हैं. अगर रैंडमली निकालना है तो दीज नीड टू बी नाइसली शफल्ड एंड मिक्स टुगेदर. वो यहाँ पे नहीं हुआ, तो खुद से एज्यूम कर लीजिएगा कि हमने इसको शफल कर दिया और रैंडमली एक को निकालते हैं. सो अ पेशेंट विद अ ब्लैक टंग डिप्रेसर हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजाइटिस गिवन पॉजिटिव व्हिच इज इक्वल टू द काउंट ऑफ डिजीजाइटिस इन पॉजिटिव व्हिच इज 18 एंड द काउंट ऑफ all positives which is 42. So it comes out to be 0.428 the probability. So that is like 42% chance कि ये स्टूडेंट जो है वो बीमार है. ठीक है, इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं यूजिंग दी मैक्सिमम ए प्रियोरी मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी हाइपोथेसिस. अब की बार आपको खुद इस काबिल होना चाहिए. सो अब इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजाइटिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिजीजाइटिस, the probability of positive given diseasitis, the probability of negative given diseasitis, the probability of positive given not diseasitis दिया हुआ है आपको 30% and the probability of negative given not diseasitis. तो इसके अंदर भी you can clearly see your true negatives and your true positives, and you can also see your false positives, your false positives and your false negatives, right? So इसको use करते हुए now you can use your argmax वाला तरीका और उससे आप ये दोनों probabilities निकालेंगे. So your H map would be not diseasitis. Convince yourselves. इसको भी again real probabilities में अगर convert करना हो तो you need to just find out your probability of positive
और वो ऑब्वियसली ऊपर वाली दो चीज़ों के सम से आएगी. सो इन अ वेरी सिमिलर मैनर एज बिफोर हमने ये रिजल्ट निकाल लिया. एंड यू कैन सी हियर कि बेस ने आपकी हेल्प की है कि आपके प्रायर को विच वाज 20% आपके पोस्टीरियर में विच इज़ अराउंड 43% में अपडेट कर दिया. ज़्यादा चांसेस हैं, ऑल्दो स्टिल लेस देन 50%, बट पहले से ज़्यादा चांसेस हैं. सस्पिशन बढ़ गई है कि इस स्टूडेंट को डिजीजाइटिस है. लेट्स अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आंसर हमें काउंटर इंट्यूटिव इनिशियली लगता है. टेस्ट तो करेक्टली डिटेक्ट कर रहा था डिजीजाइटिस 90% ऑफ टाइम, लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो फिर लेस देन 50% चांस क्यों है कि उसको डिजीजाइटिस है. एंड द रीज़न जो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है वो ये है कि आपका टेस्ट जो है वो इनकरेक्टली भी डिटेक्ट करता है डिजीजाइटिस 30% ऑफ टाइम. और सेकेंडली कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग हैं कंपेयर टू सिक लोगों के. तो इस वजह से द टेस्ट प्रोवाइड सम एविडेंस ऑफ द पेशेंट बीइंग सिक. इट गोज फ्रॉम 20% बिफोर टू 43% आफ्टर इट. तो अब फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है इसको मजीद समझने के लिए. सो बेस के बारे में एक चीज यहाँ पर आपके जहन में क्लियर हो रही होनी चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि बेस थ्योरम एक्चुअली अपडेट्स your probabilities, your belief about the world, the belief about whatever question you have, your hypothesis, in the face of new evidence, in the face of new data. और probability match जो कि inconsistent होता है आपकी evidence के साथ, आपके आने वाले data के साथ, वो eliminate हो जाता है. So with a single individual patient, before observing any evidence, there are 4 possible words जिसमें वो हो सकता है. ठीक है, वो हो सकता है या sick हो सकता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, या वो हेल्दी होगा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, या वो सिक होगा उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा, या वो हेल्दी होगा और उसका टेस्ट नेगेटिव आएगा. ठीक है, इसको खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा कौन से फॉल्स नेगेटिव्स हैं, कौन से फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, कौन से ट्रू नेगेटिव्स हैं, कौन से ट्रू पॉजिटिव्स हैं. अब तक आपको इसका माहिर हो चुका होना चाहिए. As the patient gets a positive test result, the words with negative results get eliminated from further consideration. So ये निकल गई बीच में से, नेगेटिव तो नहीं आया ना, पॉजिटिव आया. दैट मीन्स कि अब हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अपडेट हो गए, अगर आपको बिल्कुल पहली वाली डिस्कशन याद हो. और उसके अपडेट होने की वजह से हमने वो सारा मैथ्स, अब दो ही तरफ जा सकते थे ना, किसी टेस्ट रिजल्ट का टेस्ट का रिजल्ट या पॉजिटिव आ सकता था या उसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता था. अगर नेगेटिव आ जाता तो हम खाली नेगेटिव रख लेते, पॉजिटिव को डिस्कार्ड कर देते. अगर पॉजिटिव आ जाता तो पॉजिटिव रख लेंगे, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे. और इस रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी मैथ्स की बेस पे फैसला करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि वो शख्स बीमार है या नहीं है, जो हमारी पिछली एग्जांपल्स में था. सो बेस रूल रिक्वायर्स अस टू अपडेट आवर बिलीव्स इन द फेस ऑफ न्यू एविडेंस. यू थ्रो अवे द प्रोबेबिलिटी मैथ्स दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द एविडेंस. Okay, so this is coming from your book, from Tom Mitchell's machine learning book. और ये आखिरी एग्जाम्पल है इस टॉपिक के ऊपर, और इसमें really we are dealing with very very high probabilities and really very accurate tests. So does a patient have cancer or not? और अब हम किसी बहुत रेयर किस्म के कैंसर की बात कर रहे हैं जो बहुत कम लोगों को होता है. तो पेशेंट टेक्स अ लैब टेस्ट एंड द रिजल्ट कम्स बैक पॉजिटिव. सो कैंसर के टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया. द टेस्ट रिटर्न्स अ करेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट इन ओनली 98% ऑफ द केसेस. 98%, तो ओनली तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी 98% है कि जब वो बीमार है तो बीमारों में से 98% जो है वो इस टेस्ट से पकड़े जाएंगे. And a correct negative result only in 97% of the cases. So अगर वो ठीक है तो negative result 97% of the cases में आएगा. और furthermore ये याद रहे कि this is a highly rare form of cancer. So सिर्फ 0.008% of the 0.008 the fraction of population that has this cancer is just 0.008 of the entire population. ठीक है, तो ये बहुत रेयर किस्म का आपके पास ये डिजीज है जिसको हम यहाँ पर पकड़ना चाह रहे हैं. अब पॉज करें, इसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको कैंसर है, और ये भी निकालिए कि क्या ज़्यादा चांसेस ये हैं कैंसर होने के पॉजिटिव आने के बाद या ना होने के. और ये सोच लें कि अब तो 98% और 97% के एक्यूरेसीज वाले टेस्ट के साथ आप डील कर रहे हैं. All right, so in this one let's actually start doing this using the HMAP. क्योंकि इसमें जिस तरह से प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं इस तरह करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान था, तो हम इसको पहले इस तरह सॉल्व करते हैं, HMAP से सॉल्व कर लेते हैं. और वो क्या होगा? सो यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, यू नो 0.008. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैंसर इज ऑब्वियसली 1 माइनस दैट नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कैंसर 98.98. Probability of negative given cancer, the remaining 0.02.
probability of positive given not cancer 0.03, probability of negative given not cancer the true negative 0.97. बहुत आसानी के साथ हम इसकी मदद से probability of cancer given positive और not cancer given positive निकाल सकते हैं. निकल आए, क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर भी हमें बगैर किसी मुश्किल के कि नॉट कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई है. सो आर एच मैप इज नॉट कैंसर. अगेन वी कैन कन्वर्ट दिस बैक इनटू एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज एंड इफ यू डू दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर given a positive test result comes out to be 0.21. Wow, this is a real wow moment कि आपका टेस्ट इतना एक्यूरेट था कि वो 98.98% प्रोबेबिलिटी के कैंसर है तो वो पकड़ लेगा, 0.97 थी कि अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा. लेकिन इवन देन विद अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट देयर इज जस्ट प्रोबेबिलिटी 0.21 कि उसको कैंसर है. अगेन बेज ने हमारे प्रोबेबिलिटीज को, हमारे बिलीव्स को 0.008 जो हमारा प्रायर था ऑफ कैंसर उससे बढ़ाकर हमारे पोस्टीरियर के ऊपर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट विच इज 0.208 या 0.21 यहाँ तक उसको पहुंचा दिया. दैट्स व्हाट बेज डिड फॉर अस. So I think I can safely leave the second method of solving the same problem to you. आप अपने तौर पर इसको कर सकते हैं. मैंने स्लाइड आपके सामने शो कर दी है. I have assumed a population of 10,000 and then I use the same very similar method like before जिसके अंदर मैं कार्डिनैलिटीज यूज कर रहा हूँ. इस केस में मैं कार्डिनैलिटीज नहीं यूज कर रहा, इस केस में मैं प्रोबेबिलिटीज यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमने पॉपुलेशन एज्यूम कर लिए तो कार्डिनैलिटीज यूज कर रहे हैं, काउंट्स यूज कर रहे हैं और काउंट्स यूज करके we are able to calculate the probability and you see that we get the same number 0.208. ठीक है, अपने आप को इस पे कन्विंस कर लें और खुद से इसको सॉल्व कर लें. एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग बिफोर आपसे हम इजाजत लें. फाइनली लेट्स डील विद समथिंग व्हिच कम्स विद इन आवर ओन डोमेन. हम में से कोई भी शायद मेडिकल डॉक्टर नहीं है जो कम से कम हमारी इस वक्त क्लास में रजिस्टर्ड है. तो अब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो जिसके बारे में हम वाकई कुछ कह सकते हैं, जो जिनसे हम डील करना जानते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज. 10% ऑफ ऑल टोकन्स इन अ कॉर्पस. टोकन बाय द वे कॉर्पस के अंदर आने वाले हर वर्ड को हम टोकन कहते हैं. सो सरफेस फॉर्म कोई भी वर्ड है उसको हम टोकन कहेंगे. और टोकन्स में मैं आपको एग्जांपल ऐसी क्विकली दे देता हूँ कि वर्ड रिंग और वर्ड रिंग्स और वर्ड रिंगिंग ये अलग अलग टोकन्स हैं. वर्ड रिंग अगर 2 दफ़ा आता है तो ये 2 अलग अलग टोकन्स कंसिडर होंगे. वो अगर आपके जहन में यूनिक करने वाली चीज़ आ रही हो तो उनको हम टाइप्स कहते हैं. और अगर आपके जहन में ऐसा आ रहा हो कि जी रिंग और रिंग्स और रिंगिंग में भी आपस में कोई ताल्लुक है तो वहाँ पर हम रूट या उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं. और अभी फ़िलहाल वो हमारा मौजू नहीं है, अभी हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर नहीं जा रहे. सो जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि जी टोकन का यहाँ क्या मतलब है. टोकन का मतलब ये है कि ईच वर्ड, सो 10% ऑफ ऑल वर्ड्स इन अ कॉर्पस इज द वर्ड थिएटर. ठीक है जनाब. 80% ऑफ टाइम्स इट इज प्रिसीडेड, इससे पहले आता है द वर्ड मूवी. मूवी थिएटर यानी वर्ड 80% ऑफ टाइम जो वर्ड थिएटर आएगा उससे पहले मूवी भी लगा हुआ होगा. 25% ऑफ अदर वर्ड्स और वर्ड्स से भी पहले मूवी लगा होता है. ठीक है, सो मूवी टिकट होगा या आई डोंट नो मूवी सीट होगी या व्हाटएवर. सो वी सी द वर्ड मूवी इन अ सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस में वर्ड मूवी नजर आया है. अब आपसे पूछा ही जा रहा है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फॉलोड बाय द वर्ड थिएटर. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फॉलोड बाय द वर्ड थिएटर. अब यहाँ पर भी अगेन दोनों क्वेश्चन है आपसे. एक सवाल तो ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके बाद थिएटर आएगा. दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये बताएं कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा. सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट. ऑलराइट, सो आई होप यू पॉज्ड इट. हम उसी काउंट वाले तरीके से इसको आगे लेकर चलते हैं. Assume we have 1000 tokens in the corpus. 1000 words हैं हमारी corpus के अंदर. 10% of them, that is 100 tokens, 100 words, are the word theater. ठीक है. Of these, 80% यानी 80 theater tokens are preceded by the word movie. यानी 80 theater से पहले movie लगा हुआ है, वहाँ movie theater का word use हुआ है. ठीक है. 900 words जो remaining हमारे बच गए थे in the corpus are words other than the word theater. ठीक है. लेकिन इनमें से भी 25% से पहले यानी 225 टोकन से पहले जो है वो वर्ड मूवी लगा हुआ है. राइट. सो ऑफ द 305 यानी टोटल 225 प्लस दिस 80, out of the 305 words that were preceded by the word movie, 80 are actually theater. तो अब आपसे सवाल
बहुत आसान है कि अगर आपको मूवी मिला है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके बाद थिएटर आएगा. सो यू आर बेसिकली asking the probability of the word theater given the word movie, right? ये आपसे पूछा जा रहा है. So how would you solve it? Probability of theater given movie is equal to the count of movie theater, यानी जॉइंट जो आपके पास काउंट था, अब लैंग्वेज है तो हम इसको आसान यूं करके लिख सकते हैं, कितनी दफ़ा मूवी थिएटर आया डिवाइडेड बाय कितनी दफ़ा मूवी आया है. और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए निस्बतन बहुत आसान होता जा रहा है. सो कितनी दफ़ा मूवी थिएटर आया और कितनी दफ़ा मूवी आया है, और इसकी मदद से यू कैन इजीली फाइंड 80/305. सो 0.26, 1 में से 0.26, ये क्या होगा? ये तो बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है, जबकि कहानी कुछ लग ही रही है कि शायद यहाँ पे थिएटर आना चाहिए. सो स्टोरी यकीनन आगे बढ़ती है, और हमारी कोई ये 0.26 है तो कुछ नहीं समझ में आ, तो आगे बढ़ते हैं. So we have our HMAP to the rescue. That's probably going to help us. And how would HMAP help us in this situation? अब हम उन सारे words को देखते हैं. Of all the words that ever occurred after movie, हम उनके कुछ शुरू के थोड़े से words देख रहे हैं. So 80 words ऐसे हैं जो let's say थिएटर आया उसके बाद, ये भी पिछली एग्जाम्पल से ही चल रहा है जहाँ 1000 हमने टोकन अज्यूम किए थे. 80 दफ़ा मूवी के बाद थिएटर आया, 70 दफ़ा जो है वो टिकट्स आया, 40 टाइम्स नाइट आया है, लेट्स से 25 टाइम्स फूड आया है, 10 टाइम्स प्लान आया है, योर मूवी प्लान्स एंड सो ऑन. So therefore all the continuations of the word, of all the continuations of the word movie, the word theater is the most probable continuation. So your H map is theater. कैसे? You will calculate, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, this is 80, this is 70, this is 40, this is 25, this is 10. So you just keep doing this, the movie theater divided by count of movie, so 80/305. Your movie tickets divided by movie, so 70/305. So ये सारे के सारे numbers पे divide होते जाएंगे, obviously in the end you will find कि this 0.262 वो है जो आपको highest number दे रहा है, highest probability दे रहा है. So your maximum a posteriori, your maximum posterior जो आ रहा है आपके पास, वो किस input के लिए आ रहा है? वो input theater के लिए आ रहा है, वो input theater के लिए आ रहा है. ठीक है. So लिहाजा हम इस बेस के ऊपर ये कह सकते हैं कि जो आगे सबसे प्रोबेबल वर्ड है सब में से वो थिएटर है. यहाँ ये भी हो सकता था कि ये बहुत करीब होते, तो दिस इज लाइक 80 एंड आई डोंट नो दिस इज लाइक 79, एंड इवन इन दैट केस थिएटर वुड हैव बीन मोर प्रोबेबल देन टिकट्स, ऑल्दो स्लाइटली बट मोर प्रोबेबल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अब हम एक कॉन्सेप्ट नया समझ सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स. और ये अब हम प्योर अब NLP वाली साइड पर जाना शुरू हो गए, और थोड़ा सा हमने उसको जरूर टच करना है क्योंकि बेस की वहां पर हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हम देखेंगे कि मॉडल्स दैट असाइन प्रोबेबिलिटीज टू सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल्स. सो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक सेंटेंस है, अ बॉय हिट अ बॉल विद अ बैट, या बॉय हिट द बॉल विद अ बैट, इस सेंटेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है? या मैं आपसे ये पूछूं अ बॉय हिट द बॉल विद अ डैश, एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि अगला वर्ड जो है वो लेट्स से बैट होगा. या मैं आपसे क्वेश्चन करूं अ बॉय हिट द बॉल विद अ डैश, और अगला वर्ड क्या होगा? या मैं आपसे ये सवाल करूं कि अ बॉय हिट द बॉल विद अ लेट्स से BTA लिखा हुआ है, और किसी तरह मुझे पता लग जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक की जगह सही वर्ड क्या होना चाहिए था? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं, इनको आंसर करने के लिए जिस मशीन लर्निंग मॉडल को हम यूज करते हैं उनको हम लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं. सो मॉडल्स दैट असाइन प्रोबेबिलिटीज टू सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ठीक है. ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे सब लैंग्वेज मॉडल इसमें कोई पार्ट प्ले करेगा आंसर करने में. सो However, language modeling can be viewed, और ये मेरे even NLP वाले स्टूडेंट्स के लिए भी शायद एक थोड़ी सी सोचने का मौका होगा. Language modeling can be viewed as classification. So language modeling खुद एक classification task है. So each word, आपकी पूरी की पूरी vocabulary के अंदर each word can be thought of as a class. So the predicting the next word is basically classifying the context so far. अब तक जो आपके पास चीज आई हुई है, let's say जैसे आपके पास इससे पहले मूवी थी, सो आपके पास मूवी था वर्ड, और उससे आप अगला वर्ड ढूंढना चाह रहे थे, तो अब आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं मूवी को इन वेरियस क्लासेस, जिसमें से एक क्लास है आपके पास थिएटर, एक क्लास है लेट्स से टिकट्स, एक क्लास है आपके पास आई डोंट नो सीट्स, प्लान्स, व्हाटएवर. इन सारी क्लासेस में आप क्लासिफाई करते हैं, और जो क्लास जीत जाती है इस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में से, जो जीत जाती है
जो हाईएस्ट पोस्टीरियर देती है उसको आप यहाँ पे रख देते हैं और आप कहते हैं कि ये वर्ड है जो इसके बाद आना है. सो you're basically looking at your language models, और ये बात ज़्यादा वो लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जो पहले लैंग्वेज मॉडल से डील कर चुके हैं. जो बाकी हैं आपको तो लग रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे थे, ये भी क्लासिफिकेशन ही है और क्या है. लेकिन when we look at language modeling per se, तो ये बात थोड़ा सा समझना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाती है कि किस तरह से लैंग्वेज मॉडलिंग को आप क्लासिफिकेशन के अंदाज से भी देख सकते हैं. दैट एक्चुअली टेक्स some wrapping your brain around this point. However, you can still get this. ठीक है जी. तो यहाँ जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है probability of word given context is equal to argmax, w belonging to the vocabulary. Vocabulary is all words that you have, all unique words. So सारे words के लिए आपको argmax लेना है और आपने देखना है जी context word, यानी for example movie theater, count of movie theater divided by count of movie, count of movie theater divided by count of movie tickets divided by count of tickets, count of movie seats divided by count of seats, the count of movie night divided by count of seats नहीं, मैंने पीछे थोड़ा सा गलत बोल दिया. मैं दोबारा से let me rewind and re-say that. वीडियो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सो मुझे दोबारा कहते हुए सुन लें. काउंट ऑफ लेट्स से मूवी tickets divided by count of movie theater divided by count of movie night divided by count of movie, and so on and so forth. इनमें से जो आपको मैक्सिमाइज कर रहा होगा पोस्टीरियर को, वो आर्ग्यूमेंट यानी वो इसमें जाने वाला वर्ड W आपने उठाकर कहना है कि ये वो चीज़ है जो यहाँ पर आनी चाहिए. सो आई होप इन एग्जाम्पल से आपके जहनों में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेस थ्योरम हम एक्चुअली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. और अभी हमने इस बेस थ्योरम के ऊपर कोई बहुत लिमिटेशंस लगाना नहीं शुरू किया. अभी हमने इसको किसी एस्टिमेशन में कन्वर्ट करना नहीं शुरू किया. अभी हमने इसकी डायरेक्ट फॉर्म को यूज़ किया है इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से. सॉरी, पिछली स्लाइड थोड़ी सी अब्रप्टली कट हो गई थी. हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. अगली वीडियो के अंदर विल बी डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स के हमने अब तक जो कुछ मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ा है. वी हैव लुक्ड एट machine learning models of classification which were based on things like for example logistic regression, linear models जो हमने वहाँ पर देखे थे. एंड सिमिलरली एक linear model अब हम देख रहे हैं जो बेस थ्योरम का है. बाय द वे इसको अभी linear मैंने आपको शो नहीं किया है कैसे है, आगे जाकर ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि why are we calling this a linear model. तो इन मॉडल्स में कोई फ़र्क है क्या? ये अलग अलग किस्म के मॉडल्स हैं, और अगर हैं तो फिर इन मॉडल्स में इनके फ़ायदे क्या हैं? what are the pros and cons of these models? So this is what we'll be looking at in the next video. This video, sorry again, is a bit long. It's an hour. लेकिन इसमें repeated examples हैं और मैं चाह रहा था कि सारी examples एक जगह आ जाएं और आप एक साथ उनको देख सकें. अपने तौर पर बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इसका. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. ऑलराइट जनाब, तो हमारा मौजू यहाँ पर ख़त्म होता है फ़िलहाल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का. हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर जितनी डिस्कशन थी वो मुकम्मल हो चुकी है. आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं. ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, बिल्ड करना है जिनके ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर. तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि इसमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं भी है, थोड़ा उस पर वक्त लगाएं, इसको अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जब तक आपको इसकी असाइनमेंट नहीं मिलती, ताकि इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे. सो विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह विल बी बैक with our new model, new classifier very soon in the next lecture.